गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में यानी पिछले वीडियो में हमने प्रकृति का आनंद उठाया था। हम पर्वतीय स्थल पर घूमने गए थे। कौन सा था बताइए? पर्वतीय स्थल कौन सा लेसन पढ़ा था हमने? पहाड़ों की रानी मनाली। उसके सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया था। अब उसमें प्रकृति का आनंद उठाया था। अब आज के लेसन यानी पार्ट 8 सुरक्षा कवच, उसके अंदर हम प्रकृति के बारे में ही पढ़ेंगे। पर अब यह है कि प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है, तो अब प्रकृति के बचाव का भी तो हम सोचेंगे। प्रकृति का आनंद हम कब उठा पाएंगे? जब प्रकृति रहेगी तब उठा पाएंगे। तो आज के लेसन में हमें प्रकृति की सुरक्षा के लिए ही बताया गया है। अब सबसे पहले बात आती है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम, हम सबको मालूम है आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में ही हम अभी क्या है, जब महामारी चल रही तो हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? अपने वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं। ये भी विज्ञान की ही देन है। इस विज्ञान के युग ने इस विज्ञान ने अनेक आविष्कार किए और इन आविष्कारों में से कई ऐसे आविष्कार भी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यानी सुख सुविधाओं के अनेक आविष्कार किए, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है ना, फिर आपका एयर कंडीशनर, आपको खुशबू देने वाला डीओ। इनमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन पाया जाता है, जो कि ओजोन की परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और ओजोन की परत क्या है? यह सूर्य से आने वाली शक्तिशाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब ये ओजोन की परत जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन यदि हम प्रकृति का बचाव नहीं करेंगे, प्रकृति को सुरक्षा नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, वो किरण, उसकी परत धीरे धीरे बहुत पतली होती जाती, बहुत थिन हो गई, और उसमें जब छेद हो जाएगा तो उसकी जब सूर्य की रोशनी सीधी धरती पर आएगी तो चंद ही मिनटों में हमारी पृथ्वी राख का ढेर हो जाएगी और यहाँ पर एक भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है? प्रकृति की सुरक्षा करनी, जिससे हमारी ओजोन परत को नुकसान न पहुंचे। हमारे वायुमंडल में कई परतें पाई गई है ना, जैसे परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इन्हीं पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष तक हमारी जो कई किलोमीटर फिक्स है, मीटर फिक्स, उसके अंदर जो ये अपनी वायुमंडल की जो परतें पाई गई, उन्हीं में ओजोन परत पाई गई है। और इस ओजोन परत की सुरक्षा करना हमें अत्यंत ही आवश्यक है, तभी हमारी प्रकृति सुरक्षित रह सकती। और प्रकृति सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। तो प्रस्तुत पाठ सुरक्षा कवच, ये क्या है? पत्र है। पत्र हमारी हिंदी में अनेक विधाएं होती है, जैसे पत्र, नाटक, एकांकी, लेख, रिपोर्टाज, है ना, आपकी कविताएं यानी गद्य विधा, पद्य विधा, कई विधाएं होती, उनमें पत्र भी एक विधा है। और इस पत्र को लिखने वाले श्री देवेंद्र मेवाड़ी, श्री देवेंद्र जी मेवाड़ी एक वैज्ञानिक चेतना संपन्न प्रबुद्ध लेखक है, जिन्होंने बाल पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को बड़ी सहजता से समझा जाता है। इस पत्र में उन्होंने ओजोन लेयर की रक्षा के लिए हमें अनेक जानकारियां प्रदान की हैं कि किस प्रकार हमें ओजोन की परत की सुरक्षा करनी चाहिए। तो आइए अब हम ओजोन परत की सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारे वायुमंडल के अंदर अनेक गैसें पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, अन्य गैसों की मात्रा कितनी है, कितने मंडल हैं, ओजोन परत क्या है, ओजोन की परत की सुरक्षा में कैसे करनी है। तो अनेक क्वेश्चन का आंसर के हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त, अनेक क्वेश्चन के आंसर हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ का वाचन करने से पहले सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, जैसे ललक, तीव्र इच्छा, कवच, ऐसा आवरण जो शरीर की रक्षा करे।
परत तह, यानी परत के ऊपर पढ़ रहे हैं तो तह, जैसे हमारी बुक भी क्या है, ये बुक है, ये क्या तह। विरल कम, असीम जिसकी सीमा न हो। रसायन केमिकल, उर्वरक खाद, संकट खतरा। तो आइए सबसे पहले आज की तारीख हम पाठ वाचन करने से पहले ऊपर आप किताब के ऊपर आज की डेट डाल दीजिए 28/7/20 और हम वाचन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पत्र का वाचन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि पत्र लिखने वाले का एड्रेस ऊपर होता है। ठीक है, पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है? सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 11/00/03, 25 अगस्त 2000, आगे जब भी लिखा जाता है। ठीक है, ये पत्र कौन लिख रहे हैं? दादाजी। इसमें पल्लवी उनकी पोती होती है और दादाजी पल्लवी को पत्र लिख रहे हैं। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। ठीक है, हमेशा जब पत्र लिखा जाता है तो बड़ों को प्रणाम किया जाता है, छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें दादाजी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। पल्लवी ने पत्र लिखा होगा, तब दादाजी कहते हैं कि पल्लवी, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुम में नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। दादाजी बोल रहे हैं कि पल्लवी, यह जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता हुई कि तुम्हें नई नई चीज़ें जानने की बहुत ललक है, यानी हर नई चीज़ को जानने की तुम्हारे मन में बहुत ही तीव्र इच्छा है। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। अब वो दूर है तो दोनों ने यही डिसाइड किया, पल्लवी ने डिसाइड किया कि पत्र लिखकर हमेशा अपने दादाजी से जवाब मांगेगी, प्रश्न पूछा करेगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारे जिज्ञासा भी पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूँगा जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। दादाजी बोलते हैं, पल्लवी, तुमने ये काम बहुत ही अच्छा किया, मतलब तुम ये काम बहुत ही अच्छा करी हो कि प्रश्न पत्र के माध्यम से तुम अपनी जिज्ञासाएं शांत करोगी और मैं तुम्हें उनके उत्तर दूंगा। इसी बहाने मेरे भी पुराने दिन याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसा ही किया करता था। चलो, अब तुम्हारी इस बार की जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो, दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। अन्यथा मतलब नहीं तो, अन्यथा मतलब नहीं तो, दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दूं पल्लवी, कि विज्ञान में मुझे भी तुम्हारी ही तरह बचपन से गहरी रुचि थी। यानी तुम्हें भी साइंस में इंटरेस्ट है तो मुझे भी साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं वैज्ञानिक भी बना। पल्लव के दादाजी वैज्ञानिक हैं। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी, यह ओजोन का कवच क्या होता है? कवच क्या होता है? मैंने आपको इसका शब्द का अर्थ बताया, ऐसा आवरण जो शरीर की रक्षा करे। तो पल्लवी पूछती है दादाजी से, दादाजी ये ओजोन का कवच क्या होता है? इसे पृथ्वी का, है ना,
इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? दादाजी, ये ओजोन की परत क्या है, ओजोन का कवच क्या होता है, इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? पल्लवी, मैं समझ गया, तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई? दादाजी बोलते हैं, पल्लवी, मैं समझ गया कि तुम्हें अचानक ओजोन परत की याद क्यों आई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। अभी हुआ नहीं है पूरा। ओजोन की अखबार में हम भी पढ़ रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। परत क्या होता है? तह, लेयर, वह कमजोर पड़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। अगर ओजोन की परत कमजोर पड़ने लग जाएगी तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? मेरा अनुमान ठीक है ना? और तुम्हें यह भी जरूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। अब ओजोन क्या है या ओजोन की परत को समझने के लिए हमें सबसे पहले वायुमंडल को समझना होगा। वायुमंडल को कैसे समझना होगा कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी मात्रा में हैं, कितनी परतें हैं, उन परतों का क्या कार्य है। तो हमें इन सब चीज़ों को पहले समझना होगा, तब हम जाके ओजोन की बात कर सकते हैं। ठीक है? जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है। अपन भी छोटे मोटे क्वेश्चन अगर दादाजी हमसे करते हैं, ऐसी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन करते हैं, अपन ऐसी मजाक में बोलते, क्या दादाजी आप भी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जैसे मुझे पता ही ना हो। तो दादाजी भी उनको ऐसे ही बोल रहे हैं। तब वो क्या बोलती है? पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा, तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? अब दादाजी बोलते हैं, इतना तो पता चल गया पल्लवी कि हमें ओजोन को समझने के लिए वायुमंडल को समझना होगा और वायुमंडल में हमें वायुमंडल के अंदर अनेक गैसें हैं। तो उन्होंने यही बोला दादाजी ने कि बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। और सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो सांस लेते हैं तो सांस लेने में कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन। और हम छोड़ते कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या आवश्यक है? अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तो बहुत होगी, बहुत जनसंख्या हमारे देश में, लेकिन उन जनसंख्याओं के लिए शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिलेगी? पेड़ पौधों से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो क्या हो? पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि दादाजी बोलते पल्लवी अब सबसे पहले बताओ कि जिस इसमें वायुमंडल में जो हम सांस ले रहे हैं उसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अरे
मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे तुम सामने ही बैठी हो। दादाजी क्या बोलते हैं, अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे कि तुम सामने बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें जैसे अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूँ। हाँ तो चलो मैं ही बताता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती है। वायुमंडल में मुख्य रूप से कितनी गैसें हैं? दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% यानी 78% नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन 21%। 78 21 कितने हो गई? 99%। परंतु यह तो 99% हो ही हुआ है, बाकी जो 1% हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती है। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत। हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। तो यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। और वायुमंडल की यह परत कहलाती है समताप या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। इस परत को क्या बोलते हैं? समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। कौन से कितने किलोमीटर में? 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। कौन सी? ओजोन। और वायुमंडल की वह परत कहलाती है समताप मंडल या फिर अंग्रेजी में हम कहें तो स्ट्रेटोस्फियर। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर की ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? अब पल्लवी वापस अपने दादाजी से प्रश्न पूछती है, ये तो आपने बात करी 15 से 40 किलोमीटर की, ठीक है ना, जिसमें स्ट्रेटोस्फियर है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी, रजाई यानी परत, चारों तरफ से मोटी तह, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक तो हमारी कौन सी परत है? क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या फिर मेसोस्फियर कहते हैं, वो 80 से 300 किलोमीटर तक तापमंडल या फिर थर्मोस्फियर, और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फियर पाया जाता है। ये हमारी वायुमंडल की 5 परतों की बात कही गई है, ठीक है ना। 5 परतों में आपकी कौन कौन सी आ गई थी? सबसे पहले कौन सी आई थी आपकी? 15 से 40 में 15 किलोमीटर के ऊपर तक क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल आया था यानी स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपका आया था मध्य मंडल मेसोस्फियर, फिर तापमंडल थर्मोस्फियर, फिर आपका आया था बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। ये 5 परतें। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में पूछते हैं, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने की 16 तारीख यानी कि
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन और उसके सुरक्षा कवच को समझने के लिए पहले किसे समझना होगा, यानी ओजोन की लेयर, ओजोन परत को समझने के लिए, ओजोन की सुरक्षा कवच को समझने के लिए सबसे पहले यदि हमें समझना होगा तो किसको, वायुमंडल को, वायुमंडल की परतों को पहले समझना होगा। फिर आएगा आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अलावा और कौन सी गैसें होती है। तो आपका आ गया था वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती थी, आर्गन होती है, सॉरी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन आदि गैसें होती है। हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, तो 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में ओजोन की परत कितने पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, पृथ्वी की सतह से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है। समताप मंडल के नीचे व ऊपर कौन से मंडल हैं, तो समताप मंडल के नीचे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा है, उनमें से हमने आपको क्वेश्चन पूछा। अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत भाग है और ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत, तो 78% तो हमारा क्या है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वहां तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है। कहाँ पर, 300 से 700 किलोमीटर तक, यानी बहिर्मंडल या एग्जोस्फीयर तक तो हमारे वायुमंडल में जो हवा है वो बहुत ही हल्की हो जाती है, बहुत ही विरल, विरल मतलब बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष, असीम जिसकी कहीं सीमा ही नहीं हो, अंतरिक्ष यानी उसके बाद स्पेस आ जाता है आपका। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है। ये आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। सूर्य से जो प्रकाश आता है, तीव्र गति से जो प्रकाश आता है, उसके अंदर पराबैंगनी किरणें होती है यानी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। अगर वे सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उनसे मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम फिक करके हंस दोगी, यानी मैंने तुझे जो ये बात बताई है कि अगर सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी धरती पर आ जाएगी तो हमारे धरती पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, है ना। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए। बच्चों, आपको ये तो बताया जा रहा है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें बहुत ही नुकसानदायक होती है, यह सत्य है। परंतु सूर्य की यदि सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, यदि हम उस धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सुबह सुबह की धूप हमें सेकनी चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए, इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियां कैसी हो जाती है, मजबूत। विटामिन डी मिलता है और हड्डियां मजबूत होती जाती है। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे जरूर मुंह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक
जो पराबैंगनी किरणें पहुंचती है वे हल्की होती है, यानी सुबह की धूप 9-10 बजे से पहले वाली धूप, यानी 9 बजे तक वाली धूप मान लो, वो धूप हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्योंकि हमारी वायुमंडल में क्या है, इतनी मोटी मोटी परतें, 5 परतें, उन परतों को जब सूर्य की किरणें पार करती करती पहुंचती ना, तब वो फायदेमंद होती है, वो हल्की होती है, नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए सुबह की धूप हमें सेकनी चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है और हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये हल्की होती है और शरीर को लाभ पहुंचाती है। चक्कर में पड़ गई ना, वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक और वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों की तो ओजोन की परत समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती हैं, इसलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। समझ में आया? यानी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती तेज, उन पराबैंगनी नुकसानदायक तेज किरणों को तो ओजोन की परत ऊपर ही रोक लेती है और बाकी नीचे आती है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसलिए ओजोन परत को हमारा सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब हमारा सुरक्षा कवच कौन है? तो ओजोन परत। ओजोन प्रचंड पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना, प्रचंड पराबैंगनी किरणें तेज अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, उनसे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई साल से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, यह परत कमजोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी, उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं, इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमजोर करने वाले रसायनों को रोको। अब आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इस परत को कमजोर करने के लिए रसायन कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कम से कम हो तो हमारी ओजोन की परत की सुरक्षा हो सकती है। रसायन पढ़कर तुम जरूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन हैं? यह भी बता रहा हूं, इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन से रसायन हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम सोचोगी बाप रे, इतना बड़ा नाम। चलो इनका छोटा सा नाम याद कर लो, CFC। इनके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान करते हैं। कौन कौन से? एक तो खेतों में डालने वाला क्या है? रासायनिक उर्वरक है ना, और नाइट्रोजन रासायनिक उर्वरक, उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती। जब ये सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं तो वहाँ पराबैंगनी किरणें होती है जिनको ओजोन परत ने रोक रखा है। वे पराबैंगनी किरणें इनको तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती हैं और ये क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। ये ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। ठीक है,
इस तरह ओजोन की परत कमज़ोर पड़ती जाती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। और CFC किस में पाया जाता है? फ्रिज, है ना। आपका ये एयर कंडीशनर, डीओ। तुम सोच रही होगी ये CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहाँ से? तो समझ लो, ये हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई कर रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे होते हैं वो इन्हीं से CFC से सफाई कर रहे हैं। और हमारी स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डीओ में। इन रसायनों का उपयोग हम जितना ही कम करेंगे, ओजोन का सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत रहेगा। तुम सोचोगी AC और फ्रिज कैसे चलेंगे? उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं। पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी देश करेंगे, क्योंकि यदि ओजोन की परत के अंदर छेद हो जाएगा तो पूरा विश्व ही नष्ट, पूरी धरती ही नष्ट हो जाएगी। तो दूसरे देश कहाँ से बचेंगे? इसलिए सभी देशों को इसकी चिंता है। सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में न पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया? इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में ज़रूर लिखना। और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही, है ना? तुम्हारे प्यारे दादाजी श्री देवेंद्र मेवाड़ी। तो बच्चों, स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम तुरंत उन चीज़ों को प्रयोग करना कम कर दें जिनसे ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं। यदि हम अपने व्यावहारिक जीवन में इनका प्रयोग कम कर देंगे तो स्वतः ही इनके उत्पादन में कमी आएगी तथा हम अपने सुरक्षा कवच को बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आपके घर ऐसी किन चीज़ों का प्रयोग होता है? आप उनके प्रयोग में कैसे कमी लाएंगे? तो ये आप हमें सोचकर भी बता सकते हैं। खुद सोचें इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं आप। ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आपने यह कहानी सुनी ही होगी जिसमें एक व्यक्ति उसी डाल को काटता रहता है जिस पर वह बैठा होता है। ठीक उसी तरह आज भौतिक विकास ने मनुष्य की आंखों पर मूर्खता की वह पट्टी बांध दी है जिसके कारण वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वह स्वयं ही प्रकृति को उजाड़कर अपना विनाश करने पर तुरंत तुला हुआ है। आप सब देश के भावी नागरिक हैं। अब प्रकृति का संरक्षण आपके हाथों में है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की सीख आप ही छोटे बड़े सबको दे सकते हैं। आप स्वयं प्राकृतिक विनाश को रोकने के लिए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं, जैसे पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग न करना, ठीक है, अनावश्यक कचरों को कम करना या पुनर्चक्रण करना, पानी की बर्बादी रोकना, वृक्षारोपण करना, दिवाली पर पटाखे न चलाना, बिजली की बचत करना आदि ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हम हमारी प्रकृति को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, पत्र कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र कहाँ से लिखा? नई दिल्ली से। पल्लवी तथा उसके दादाजी को किस विषय में रुचि है? विज्ञान में। ओजोन दिवस किस माह की 16 तारीख को मनाया जाता है? तो सितंबर माह की। बहिर्मंडल के बाद कौन सा स्थान है? तो असीम अंतरिक्ष। लास्ट बहिर्मंडल, फिर असीम अंतरिक्ष। सुबह सुबह सूरज की धूप सेकने से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी।
खेतों में डाले जाने वाले उर्वरकों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट रॉन्ग का प्रश्न भी आपको पुस्तक के अंदर ही करना है। ये मैंने निशान भी बना रखा है, पुस्तक के अंदर ही करना है। बहुविकल्पी भी पुस्तक के अंदर ही करना है। हमारे वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन और 21% नाइट्रोजन है। गलत, 78% नाइट्रोजन है। ट्रोपोस्फियर को ही समताप मंडल कहते हैं। गलत, पृथ्वी की सतह से 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल है। राइट, सुबह धूप सेकने से हड्डियां मजबूत होती है। राइट, वैज्ञानिक कई साल से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो राइट, ठीक है। यदि हम विलोम शब्द की बात करते हैं तो लाभदायक का नुकसानदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है। कमजोर, मजबूत, है ना। तेज का धीरे। फिर होता है आपका बचपन, बुढ़ापा, प्रकाश, अंधकार, दिवस, रात्रि। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये तो आपको देख ही लीजिए इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, खुशबूदार, परमाणु, कवच, पृथ्वी। इधर देखो जिज्ञासा, वैज्ञानिक, उर्वरक और